नमस्कार मित्रों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। भीषण नरसंहार एक ऐसा शब्द जिसे शायद ही कोई सुनना पसंद करेगा, परंतु मौजूदा दौर में जिस तरह से समीकरण बन रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक भीषण त्रासदी, भीषण नरसंहार आने वाले समय का इंतजार कर रही है। प्रश्न अपनी जगह कायम है कि क्या यह तृतीय विश्व युद्ध की आहट है या ईरान वह क्षेत्र है जहां से तृतीय विश्व युद्ध स्टार्ट होगा। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि नहीं, आज भी मैं उसी शब्द को कहूँगा, परंतु बहुत ज़्यादा मुझे इस पर फ़ोन कॉल प्राप्त हुए, जिसके चलते मैं बताना नहीं चाह रहा था, फिर भी बताना चाहूँगा। विश्लेषण करना आज मेरा मुख्य उद्देश्य है विश्व युद्ध को लेकर के और चल रहे मौजूदा युद्ध को लेकर के, ताकि भ्रांतियाँ भी दूर हो सके और लोग सतर्क भी हो सके। और जिस तरह से मैं मेरा पक्ष रखने का महज एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म, ज्योतिष जिस तरह से आधार है, उस सनातन धर्म पर आस्था बनी रहे, लोगों की ज्योतिष विद्या पर आस्था बनी रहे, जिसके चलते मैं YouTube के माध्यम से अपने सभी नॉलेज को आप तक शेयर कर रहा हूं। और जो अभी मैं आने वाले समय को लेकर के, घटनाक्रम को लेकर के, घटना चक्र को लेकर के जो अपनी बातों को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, इसका उद्देश्य भी यही है कि शायद आप समझ सकें कि आने वाले वक्त की गणना की जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मैं फेलियर होता हूँ किसी भी गणना को लेकर के, तब समझिएगा कि एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है, कहीं ना कहीं गणना में चूक हो जाती है। और मैं यहाँ यही विश्वास दिलाने अपने सभी श्रोतागण से आया हूँ कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जहाँ से आप सभी चीज़ों को जान सकते हैं, पर इसके भी एक दायरे हैं, एक मायने हैं। बहरहाल वक्त बर्बाद नहीं करते हुए मैं वापस अपने मुद्दे पर आऊँगा कि क्या ईरान वो क्षेत्र है जहाँ से तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? मेरा उत्तर पहले भी ना था और आज भी ना है, पर प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहूँगा कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत का जो केंद्र बिंदु रहेगा, कारण कुछ भी हो पर वो चाइना ही रहेगा। क्योंकि भौगोलिक स्थिति जो कहती है, भौगोलिक स्थिति में जिस तरह से एक ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, वो ऊर्जा का प्रवाह जहाँ सबसे अधिक आकर के केंद्रित होता है, वह जगह ही उस विनाश के कारण का मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु बनता है। मैंने बार बार आपसे त्रिकोणीय समीकरण की बात कही है। आप समझते होंगे कि प्रश्न आना स्वाभाविक है कि त्रिकोणीय समीकरण क्या है। इस पर भी मैं आज खुलकर आपको बताऊंगा। त्रिकोणीय समीकरण का अर्थ है यह आने वाला समय या जो युद्ध चल रहा है या होगा युद्ध, यह बिना किसी त्रिकोणीय समीकरण के नहीं कारगर हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इसे ऐसे समझें कि कोई एक देश या दो देश आपस में लड़ना चाह रहा है। हो सकता है कि उसके पीछे तनातनी हो, पर वो विध्वंसकारी तब तक नहीं होगा जब तक कि उस युद्ध में तीन देश नहीं आ जाते हैं या तीन देशों का पूरी तरीके से हाथ ना हो। इसे ही त्रिकोणीय समीकरण में पिछले सेशन में भी बताया हूं और आज इसे खुलकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ईरान ने अपने तीन, एक तरह से कह सकते हैं कि लड़ाके खड़े किए, हिजबुल्ला, हूती और हमास। ये तीन का आंकड़ा ही बर्बादी का कारण बना और तीनों का खात्मा और विध्वंस भी इसी तीन के आंकड़े के कारण ही होगा। यदि आपको लग रहा है कि ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो मैं आपको पुनः कह दूं, युद्ध दिख जरूर रहा कि इजराइल और ईरान में चल रहा है, परंतु इसके पीछे भी मैंने पहले भी सेशन में कहा और आज भी कह रहा हूं, जो हाथ है उसमें चाइना नंबर 1 पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है रशिया और थर्ड पोजीशन पे है अमेरिका। चंद देशों के बीच होते किसी युद्ध को विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले वक्त में क्षेत्र विस्तार की नीति के चलते इस युद्ध में कई सारे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो वक्त नहीं है जो विश्व युद्ध की आहट दे। मैंने आने वाले लगभग
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने आने वाले लगभग 50 वर्षों का गणना किया है और इन 50 वर्षों में मैं आपको क्लियरली बताऊं और बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, किसी भी रूप में दावे के साथ कह रहा हूं कि धरती का विनाश नहीं होने जा रहा। नहीं मतलब नहीं। इस बोल्डनेस का बैकअप का नाम ही एस्ट्रोलॉजी है। तो जब आने वाले 50 साल में धरती का विनाश नहीं होने जा रहा, तो आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं विश्व का एक बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक जनसंख्या सुरक्षित है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हानि नहीं होगी? नहीं। मैंने पहला ही शब्द जो स्टार्ट किया वो शब्द था भीषण नरसंहार। बलि के बकरा के रूप में इजराइल और ईरान को बनाया गया है। मैं भारत पर भी आऊँगा, भारत के पड़ोसी राज्यों पर भी देशों पर भी आऊँगा और अन्य बहुत सारे देशों पर जाऊँगा। आप बने रहिए और बहुत धैर्य और गंभीरता के साथ इस सेशन को सुनिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, घटनाक्रम यदि उस तरह से घटित होती है तो आपको खुद को समझने में, या देश या वैश्विक स्तर पर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं तो उन्हें समझाने में आपको मदद मिलेगा और आप भी समझ सकेंगे कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग किस तरह से करते हैं। बलि का बकरा, जैसे मैंने कहा कि ईरान और इजराइल बना। देखिए, ईरान निश्चित तौर पे बर्बाद होगा, मैंने पहले सेशन में भी कहा, लेकिन हर बार की तरह ईरान इस बार आधे अधूरे तैयारी के साथ नहीं है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि आधे अधूरे तैयारी के साथ है, ईरान पूरी तैयारी के साथ है। ईरान एक एक प्रश्नों का भी उत्तर आपके जहन में जो चल रहा है उसे देते चलूँगा ताकि आपको सहूलियत हो। क्या ईरान ने एटॉमिक वेपन बना लिया है? नहीं बनाया है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इसके साथ सिमिलर है। क्या ईरान एटॉमिक वेपन का प्रयोग कर सकता है? बहुत अधिक चांसेस है कि ईरान या इजराइल में से कोई ना कोई एटॉमिक वेपन का प्रयोग करेगा। तो सवाल है कि जब ईरान ने एटॉमिक वेपन बनाया नहीं है तो इसे यह सप्लाई कौन करेगा? यहीं पर मैंने जो त्रिकोणीय समीकरण की आपसे बात कही, वो त्रिकोणीय समीकरण ही आ रहा है। इन सब के पीछे स्टार्टिंग मास्टरमाइंड चाइना से हुआ, लेकिन जो सेकंड लेवल का मास्टरमाइंड है रसिया, जिस पर प्रतिबंध का जो दौर चलता जा रहा है, उससे निपटने के लिए ये सारा समीकरण चाइना और रशिया ने मिलकर के बनाया और इसमें जो तीसरा पक्ष शामिल हुआ वो ईरान हुआ। क्योंकि बिना ईरान के बलि का बकरा बनाए रूस अमेरिका पर लगाम नहीं कस सकता है। बिना किसी देश को बलि का बकरा बनाए चाइना उस पर लगाम नहीं कस सकता है, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी युद्ध में इन्वॉल्वमेंट का अर्थ होता है खुद के आर्थिक स्थिति का नुकसान और देश को सैकड़ों साल पीछे धकेलना, जो कोई भी विकसित देश कतई नहीं चाहेगा। रशिया खुद युद्ध में इन्वॉल्व है और वो अमेरिका से सीधी टक्कर ले पाने की स्थिति में नहीं है। चाइना कहीं ना कहीं सक्षम है बहुत हद तक, पर वो भी यह हिम्मत नहीं कर सकता है कि सीधे तौर पर अमेरिका से टक्कर ले। लेकिन अमेरिका को क्षतिग्रस्त करना, अमेरिका की ताकत को आजमाना और अमेरिका पर इनडायरेक्टली प्रहार करना, इसके लिए ज़रूरी है कि किसी देश को खड़ा किया जाए जो इस मामले में सक्षम हो, और वह है ईरान। ईरान को बैकअप के तौर पे चाइना और रशिया के द्वारा एटॉमिक वेपन देने की पूरी तैयारी है, या यह मान सकते हैं कि मैं आपको बता भी दूं कि वो वेपन जो होगा गोल्डन या रेड कलर का होगा और बहुत छोटे साइज में होगा, कोई बहुत विशाल साइज में नहीं होगा। छोटे वेपन होंगे, 3 के टुकड़े में हो सकते हैं, जैसे किसी मिसाइल में लगा करके उसमें 3 छोटे वेपन रहें, और वो गोल्डन रेड की इसमें होंगे, कलर में होंगे, जिसका प्रयोग भयंकर तबाही लाने वाला है और भयंकर त्रासदी भी लाने वाला है। इजराइल मौजूदा दौर में दिख रहा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान पर हमला हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इजराइल बहुत बुरी तरीके से एक नुकसान की तरफ बढ़ रहा। मतलब कहा जाए कि इजराइल की स्थिति मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रही है। ईरान जानता है कि उसके पास में जो संसाधन है वो सीमित हैं, और इन सीमित संसाधनों के बल पर
वो अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकता। इसलिए उसने इस बार युद्ध में इस चीज़ को निश्चित कर लिया है कि किसी भी तरह मुझे इज़राइल को बर्बाद करना है, और वो इसलिए अपने सारी ताकत इज़राइल पर डाल रहा है। और आप आने वाले 2-3 दिनों के भीतर ही देखेंगे कि बहुत बड़ा कुछ हादसा होता हुआ आपको दिख रहा है, जो युद्ध के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में जाना जा सकता है। वहीं पर यह भी सवाल उठता है कि क्या अमेरिका जो ईरान पर हमला कर रहा है, क्या वो हमला पलटवार होगा? क्या ईरान अमेरिका पर हमला करेगा? बिल्कुल करेगा। ईरान बहुत बड़े पनडुब्बी या बहुत बड़े जहाज को निशाना बनाने वाला है। ईरान के पास में मिसाइल्स तो हैं, लेकिन वो बैकअप नहीं है, और वो बैकअप अब जाकर के उसे 3 जगहों से प्राप्त होने वाला है। फिर मैं 3 की समीकरण की बात करूंगा। और ईरान के जो पहले 3 समीकरण आते हैं, जिसमें तुर्की का नाम लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल वो तुर्की देश नहीं है, उसमें नॉर्थ कोरिया है। चाइना से बिल्कुल लगा हुआ है, रूस के साथ उसकी संधि हो चुकी है, और 2 तरीके से नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। या तो उसे वेपन सप्लाई करे, दोनों ही सूरत में जो परोक्ष रूप से नॉर्थ कोरिया मदद पहुंचाने वाला है ईरान को, वह इस युद्ध में अमेरिका को भी इसका नुकसान पहुंचना निश्चित है। अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और अमेरिका इस पर पलटवार करते हुए ईरान को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जो सुपर पावर है उसको क्षति पहुंचाने के लिए, अमेरिका को क्षति पहुंचाने के लिए मास्टरमाइंड चाइना, रशिया और ईरान ने एक समीकरण तय किया। पर ईरान यहाँ पर ध्वस्त होता जा रहा है, जिसे बैकअप नहीं मिला, तो अमेरिका का भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसलिए नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना मिलकर के अब बैकअप देने जा रहे हैं, और उसमें हो सके ना हो अच्छा है, पर हो सके तो उसमें एटॉमिक वेपन का भी आप नाम कहीं ना कहीं सुन लेंगे। और वो जैसा मैंने बताया कि 3 टुकड़ों में गोल्डन रेड कलर के रूप में आप देख सकते हैं। तीसरा विश्व युद्ध के लिए जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर 2 गुटों में कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाए। 2 गुटों में यह बढ़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर विश्व को 2 खंडों में हम बांट देते हैं तो एक तरफ का खंड ही युद्ध में घसीटा जा रहा, और दूसरे तरफ के खंड के कुछ देश, अमेरिका और कुछ देश ही जो है ना इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका के साथ में यूरोप का आना तय है, यूरोपियन कंट्री का आना तय है। तो वो आएंगे, और कहीं ना कहीं ये एक युद्ध बड़े पैमाने पर जाने की दिशा में है। परंतु ये जो मौजूदा अभी जो चल रहा है, आप समझिएगा कि मंगल केतु की युति सिंह राशि में बन रही है, सीधा राहु से समसप्तक संबंध बन रहा मंगल का। इसके बाद मंगल जाएंगे कन्या राशि में, और वहाँ से शनि के साथ में सीधा समसप्तक बनाएंगे। जैसे जैसे मंगल कन्या राशि की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे शनि जो मीन राशि में स्थित है, एक जल तत्व की राशि में स्थित है, वैसे वैसे फिर युद्ध का जो केंद्र बिंदु होगा वो समुद्र बन जाएगा। तेल के कुएं, चूंकि शनि तेल का कारक है और मीन राशि जल का कारक है, मीन राशि चंद्रमा तत्व को लिए हुए, जल तत्व को लिए हुए लिक्विड का कारक है। तो जितने भी तेल के कुएं या तेल के जो बड़े भंडार हैं वो डिस्टर्ब होने वाले हैं, और आने वाले 2.5 वर्षों में आप देखेंगे जब तक शनि यहाँ पर है, एक विध्वंसकारी स्थिति की शुरुआत होते जा रही है। और यहाँ ही नहीं रुकेगा, शनि जब मेष राशि में जाएंगे तब भी यह विध्वंस मुझे होता हुआ दिख रहा, और उसके बाद में जब शनि वृषभ राशि में जाएंगे, यानी आज से ठीक 5 साल के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल समीकरण देश दुनिया बदल रहा। 2 चीज़ यहाँ पर, पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ, हालांकि विश्व बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करने वाला है, ये भी मेरा एक मतलब आने वाले समय में सेशन हो सकता है। पर फिलहाल एक प्रश्न जो जहन में अचानक से आ गया कि क्या ईरान ने अमेरिका ने जो हमला किया, ईरान के एटॉमिक जो भंडार हैं, 3 स्थानों का जो उल्लेख किया गया है कि 3 जगहों पर अमेरिका ने जो बहुत बड़े क्लस्टर बम के रूप में जो गिराया, जिससे बहुत बड़ा विध्वंस हुआ, जिससे ईरान को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, मीडिया में अभी तक खबर नहीं आया है, इसे भी लेकर मैं क्लियर कर दूं।
ईरान को क्षति नहीं पहुंचा है। अमेरिका जितनी वाहवाही लूटना है लूट ले, यूरेनियम ईरान के पास में पूरी तरीके से सुरक्षित है। और चूंकि वह जानता था कि इस तरह के घटना में उसे यह स्थिति उठानी पड़ सकती है, तो उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस बार ईरान पूरी तरह से तैयार होकर के बैठा है, क्योंकि वो दो चीज़ों के लिए तैयार है। वो जानता है कि इजराइल पर हाथ डालेंगे तो अमेरिका आएगा, लेकिन वो ये मान करके चला है कि किसी एक के खात्मे के साथ ही यहाँ पर मिडिल ईस्ट की समस्या समाप्त हो सकती है, और उसके लिए वो इजराइल को एट एनी कॉस्ट बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा, और इसमें बहुत हद तक इजराइल को नुकसान भी पहुँचेगा। ईरान किसी भी पहाड़िए क्षेत्र के नीचे ईरान का न्यूक्लियर प्लांट नहीं है। मैं जितनी भी संवेदनशील जानकारी आपको दे रहा हूं, आपको आश्चर्य लगेगा, पर यह जानकारी सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप एस्ट्रोलॉजी की महत्ता को समझ सकें कि हम एक ज्योतिष के माध्यम से कहां और क्या क्या जान सकते हैं। जो मैंने कैलकुलेशन निकाला है, इसमें ईरान अभी फिलहाल जो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स के जो जितने भी मटेरियल यूरेनियम है, या जो बहुत घातक हथियार हैं जिसे अमेरिका कह रहा है कि हम टारगेट कर देंगे, वो टारगेट पर ना होकर के किसी पहाड़ के नीचे नहीं, बल्कि एक गुफानुमा किसी सुरंग में रखे गए हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं सारी सूचनाएं शेयर कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों मेरे पास जो प्रश्न आ रहे हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अंततः मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है ताकि वो भी समझ सकें कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है। तो ईरान के जितने भी वेपन्स, खास करके यूरेनियम और उससे रिलेटेड जो घातक हथियार हैं, जो ले करके जा सकते हैं 2000-2500 किलोमीटर के जो वार करने वाले जो उनके जो मिसाइल्स हैं, उसको एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर रखा गया है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। और इस बात की भनक अमेरिका और इजराइल को है, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजराइल के जो जासूस हैं वो इस बात को पता लगाने में सक्षम नहीं रहे। एक और बात बता दूं यहाँ कि अभी जैसे एक न्यूज़ चैनल पर आप सुन रहे होंगे कि इजराइल की एक महिला जासूस ने ईरान के सारे लोकेशंस को शेयर किया, जिसके बाद ही इजराइल सक्षम हुआ कि उसके जितने भी ईरान के टॉप कमांडर जो थे या टॉप लेवल के जो व्यक्ति थे उनको मारने में सक्षम हुआ। यह बहुत बड़ी भूल कर दी इजराइल ने। इस भूल का खामियाजा इजराइल को बहुत बड़े और घातक पैमाने पर चुकाना पड़ सकता है। इजराइल मोसाद एक ऐसी संस्था है जो अपने गुप्तचरी के लिए और जो अपने घातक प्रहार के लिए जानी जाती है, लेकिन आप जब उस जासूस का खुलासा कर देते हैं तो जितने भी देश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व हैं, आप समझ करके देखिएगा कि अब वो देश सबसे पहले उन जासूसों को ढूंढेंगे और ढूंढकर उन्हें मारेंगे। मारेंगे का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं कि गोली मार दिए, निर्मम हत्या, जिस हत्या को देखने के बाद जासूस का भी रूह कांप उठे, उस तरह की हत्या को दिखाएंगे। क्योंकि मंगल केतु ब्रूस्टियल जिसको कहा जाता है ना कि निर्मम हत्या को दिखाता है, तो उस तरह के स्पाई, राहु से सीधा संबंध बन रहा है मंगल राहु का, तो जितने भी स्पाई हैं, गुप्तचर है, उन सब को चुन चुन करके निर्मम हत्या के रूप की जाएगी, जिसकी कल्पना अभी किसी ने नहीं की है या किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। पर यह बहुत ही डेंजरस चीज़ हो गया उन लोगों के लिए जो स्पाई हैं देश के किसी न किसी रूप में, खास करके इजराइल को लेकर के रशिया, चाइना, ईरान, ये सब देश बेहद हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि ईरान के टॉप कमांडर मारे जा सकते हैं तो हमारे भी, इसलिए एक एक स्क्रूटनी में जाएंगे और जितने भी लोग उनको चुन चुन करके खुलेआम उनको मारेंगे और बहुत ही बेरहमी के साथ उनकी हत्या की जा सकती है। मंगल केतु का अपना ये स्वभाव है। अब रहा कि क्या यह युद्ध आगे बढ़ सकता है। देखिए, युद्ध बढ़ाने के लिए सबसे जो कारगर चीज़ होता है वो होता है हथियार। युद्ध में जो शांति के नोबेल पुरस्कार की मांग करने वाले अमेरिका हैं और उनके चमचे हैं, उनको समझना चाहिए कि यदि शांति विश्व में आ गई तो इन लोगों का धंधा व्यापार बंद हो जाएगा, और जिसके चलते ये कभी भी अमेरिका किसी भी चीज़ को
कंट्रोल नहीं होने देगा, परंतु इस बार यह बाजी अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है। इस बार यह बाजी रशिया के हाथ में जा चुकी है। इस बार यह बाजी चाइना के पास जा चुकी है, क्योंकि रशिया इस बार अब प्रतिबंध, चूंकि अमेरिका खुद उलझ जाएगा, रशिया यूक्रेन को आसानी से अपने अधीन ले सकता है। और ये जो दो देश हैं, रशिया और चाइना, ये दो अभी सबसे विश्व में डेंजरस देश हैं, क्योंकि ये दोनों देश अपने इर्द गिर्द के सारे जो देश हैं, छोटे मोटे जो भी कंट्री हैं, उन सब को या तो कर्ज दे करके और नहीं तो आधिपत्य के बल पर हथियाना चाहते हैं, ताकि अपने क्षेत्र विस्तार की नीति को मिला करके ये दोनों आने वाले समय में राज कर सकें। और ये लोग अभी सबसे बड़े हथियार विक्रेता के रूप में अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का उलझना, रशिया हथियार सप्लाई करेगा, किसको करेगा, जितने भी जो युद्ध में छोटे मोटे देश इन्वॉल्व है उनसे, और उनसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। हालांकि रशिया भी आने वाले समय में भयंकर इसके परिणाम को भुगतेंगे। लेकिन उधर अगर बढ़ने जाऊंगा तो वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं भारत की तरफ रुख करना चाहूँगा। पर चलते चलते पहले मैं बता दूं कि मिडिल ईस्ट का जो एरिया, मिडिल ईस्ट का जो जोन है, उस मिडिल ईस्ट के जोन में यही चंद्र केंद्र बिंदु हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा मंगल केतु का प्रभाव होता दिख रहा, हिंसा का प्रभाव होता दिख रहा। और यही लोग या तो डायरेक्ट, चूँकि डायरेक्ट अमेरिका से कोई युद्ध नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं कि 2 मिनट में भारी तबाही मचा दे सकते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्टली हथियार का सप्लाई करके अपने सैटेलाइट का, आप देखेंगे कि सैटेलाइट का भी जो है ना सहयोग दे रहे हैं, ताकि ईरान को पता चल सके कि कहाँ कैसे क्या स्थापित है। और इसमें जो 2 चीज़ और मुझे नज़र आ रही है उसे भी कहता चलूँ कि इज़राइल का जो सुरक्षा, इजराइल बहुत छोटा सा देश है, करोड़ों की चंद मतलब बहुत छोटा सा जनसंख्या का देश है, उसमें भी सिर्फ यहूदी ही नहीं है, मतलब बहुत सारे जनसंख्या मिले। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इजराइल की बर्बादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले, जो अभी तक दिखा नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि जो हूती है, हूती, हमास और हिजबुल्ला, ये लोग चंद लड़ाकों का मतलब एक ग्रुप तैयार करके, जब ईरान भयंकर हमला कर रहा है, इसी बीच में उसमें दाखिल करवा दे सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने शुरू में जो है मतलब बलून के जरिए जो है एंट्री करके भारी तबाही मचाई थी, इस बार ग्राउंड के जरिए, क्योंकि मंगल केतु का युद्ध है, मंगल केतु की युति बन रही, तो जमीन के रास्ते केतु लड़ाके मतलब आतंकवादी वो इन कर जाएंगे सिंह राशि यानी कि राजा के घर में, इजराइल के घर में, और वो बहुत बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं। यह संख्या 4000 हो सकती है, यह संख्या 7000 हो सकती है, यह संख्या 9000 हो सकती है। इन तीनों में से आप सुनेंगे कि कोई ना कोई एक आंकड़ा है जहां से बड़े पैमाने पर, और अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत बड़ा इजराइल को नुकसान हो सकता है। घटनाक्रम एस्ट्रोलॉजी में कोई घटना घटती है, उसका जन्म कुंडली बनता है, उसी समय का प्रश्न कुंडली बनता है, और आगे की स्थिति को आप आसानी से जान सकते हैं। तो यदि मैं बार बार कहता हूँ कि यदि ऐसा होता है, उसी समय का मैंने उस समय बनाया कि अगर ऐसा हो गया तो यह आगे बढ़ेगा, ऐसा हुआ तो यह आगे बढ़ेगा। पर आप 100% जोर रखें कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आगे बढ़ेगा। अब हम भारत की तरफ आते हैं कि क्या भारत युद्ध में शामिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज ऐसे ऐसे खुलासे करूंगा जिसकी कल्पना आपने जीवन में नहीं की होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ कोरिया बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है ईरान इजराइल के युद्ध में, जिसके विषय में कोई सोचा नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हथियारबंद दस्ता जो है इजराइल में एंट्री कर सकते हैं, कोई सोचा भी नहीं होगा। मैंने जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है रशिया और चाइना, इसके विषय में भी कोई नहीं सोचा होगा। अब जो कह रहा हूँ कि क्या भारत के लिए रशिया विश्वास पात्र है? उत्तर है बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में क्या रशिया का सपोर्ट भारत को मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। यह मैं एक ऐसी भविष्यवाणी कर रहा हूँ जिसे सुनने में आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, परंतु आप देख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ वो किस दिशा में हो रहा और कैसे हो रहा। रशिया भारत, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह संभावना हो सकती है
कि रसिया मतलब अगर दो गुटों में कोई बट रहा तो भारत और अमेरिका जब एक साथ लड़ ले अपने विरोधियों के खिलाफ में, लेकिन यह संभावना बन सकती है, लेकिन भारत और रशिया मिलकर के लड़ लें, यह संभावना मुझे दिखती ही नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक, कारण और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन भी आपको समझाता चलूँगा। भारत युद्ध में डायरेक्ट शामिल नहीं होना चाहता है और नहीं होगा, लेकिन भारत भी एक भीषण नरसंहार की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी आहट या तो मौजूदा सरकार को है और नहीं है तो संभवतः इस वीडियो के माध्यम से, कोई लिंक के माध्यम से उन तक पहुँचे मेरी बात, तो शायद वो मेरी बात को समझ पाएंगे। भारत के लिए क्या चाइना सबसे बड़ा अभी खतरा बना हुआ है या साजिशकर्ता बना हुआ है? जवाब है हाँ भी और ना भी। क्या पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का? जवाब है हाँ भी और ना भी। फिर सवाल है कि वो कौन सा देश है जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी बना हुआ है? आप यकीन नहीं करेंगे, जिस देश का मैं नाम लेने जा रहा हूँ बहुत छोटा सा देश है, आपने नाम सुन रखा है, नाम है तुर्की। जी हाँ दोस्तों, तुर्की वो देश है जो इस युद्ध के बीच में भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। भारत पर हमले की तैयारी के लिए उसकी इतनी औकात नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है और इतना कैपेबल नहीं है कि भारत से सीधे तौर पर लड़ सके, या दोनों के भौगोलिक जो दूरियां हैं इसके मद्देनज़र वो कभी ऐसा मतलब चाह के भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो त्रिकोणीय समीकरण जो पहले भी मैंने कहा यहाँ काम कर रहा है। आपने विगत कई वर्षों में सुना होगा कि चाइना नेपाल को मदद कर रहा है, चाइना भूटान को मदद कर रहा है, चाइना बांग्लादेश को मदद कर रहा है, चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है। भारत के जो भी सीमा से लगे देश हैं उन सब को चाइना फंडिंग कर रहा है, उनके देश में सड़कें बना रहा है, उनके देश में जितने भी जो आप कहते हैं कि ठिकाने हैं, जैसे कि कोई उनका जहाज जहाँ युद्धपोत रहते हैं उसे वो मान लीजिए कोई सड़क बनाने के लिए उसने लोन दिया या किसी काम के लिए उस देश को लोन दे रहा, अब वो लोन चुकता नहीं कर पाया तो वो क्या कर रहा, आने वाले कई वर्षों के लिए उसके जो सटे क्षेत्र है जिसको वो युद्ध के नीति के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ अपने जहाज एमुनेशन को उतार सकता है, वैसे सारे जगहों को वो लीज पे ले रहा है एक करके। यह अमेरिका का बहुत बड़ा एक प्लान है आने वाले समय में भारत को लेकर के, और इस प्लान में यदि कोई सबसे बड़ा बाधक है तो वो बाधक देश है रूस, क्योंकि चाइना अच्छी तरीके से जानता है कि यदि वो भारत पर हाथ डालता है तो रूस बीच में आ सकता है, और रूस से सीधे टकराने का अर्थ है कि चाइना की अर्थव्यवस्था और बुरी तरीके से चाइना बर्बाद हो जाएगा। चाइना जो सटे इंडोनेशिया या जितने भी उसके जो छोटे मोटे जो है कजाकिस्तान या जितने भी उसको जो हथियाने का जो ख्वाब देख रहा, ये चकनाचूर हो जाएगा यदि वो रूस को साथ में लेकर के नहीं चला तो। और भारत को यदि तोड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले रूस को भारत से अलग करना जरूरी है। इसी नीति के तहत अमेरिका के विरुद्ध में वो रूस को पूरी सहायता दे रहा, रूस के साथ में हर छोटे बड़े कदमों पर उसका साथ दे रहा और हर तरह से मदद पहुंचा रहा और दोस्ती की नई परिभाषा को गठित कर रहा। यहाँ रूस चाह रहा है कि इस समीकरण में भारत को साथ लेकर के चला जाए, क्योंकि वह जानता है कि भारत उसके लिए एक बहुत विश्वास पात्र मित्र रहा है, और चाइना भी इस चीज़ को जानता है। इसलिए चाइना भी कह रहा है कि हाँ ठीक है, रूस, चाइना और भारत मिलकर काम करेंगे, पर बेसिकली इस समीकरण में चाइना रूस के करीब जाकर के धीरे धीरे अब जिस तरह से वो उलझा रहा है अमेरिका के साथ में और जिस तरह से मदद कर रहा रूस का, ऐसे में रूस और चाइना जो है वो अमेरिका के साथ जब उलझ रहे हैं, तब आप समझिएगा वैसी स्थिति में रशिया किसी भी सूरत में चाइना का साथ नहीं छोड़ सकता है। और जब वो चाइना का साथ नहीं छोड़ेगा, वैसी ही स्थिति में के लिए चाइना मौजूदा रणनीति के तहत भारत के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने प्लानिंग को अंजाम दे रहा, अपने युद्ध पोतों को वहाँ प्लान कर रहा, और जितने भी बॉर्डर्स एरिया वहाँ पर बंकर, रोड्स या इक्विपमेंट्स को प्लान कर रहा है, सैटेलाइट्स को भी वहाँ पर कहीं ना कहीं एक्टिव कर रहा है।
ताकि सारी जानकारी ली जा सके। यही वो कारण है जिसके चलते जब त्रिकोणीय समीकरण में तीसरा जो नाम है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान बुरी तरीके से कंगाल हो चुका है। ना तो पाकिस्तान की औकात है, ना पाकिस्तान की क्षमता है कि वो भारत पे हमला कर सके। लेकिन भारत की बर्बादी, एक कहते हैं कि कुछ लोगों का फितूर होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। यदि अमेरिका मान लीजिए कि एक ईरान जो है बम गिरा देता है, एटम बम इजराइल पे, इजराइल बर्बाद हो जाता है, तो क्या आप उस देश का यूज कर पाएंगे? वो देश जो बुरी तरह से खंडहर बन चुका है, वो देश जहाँ की इस तरह का जो है ना यूरेनियम का फैलाव हो चुका है, जिस तरह से रेडिएशन फैलेगा, वहाँ क्या मानवता को फिर फिलहाल डेवलप किया जा सकता है? तो वो वाली हाल हो गई कि ना हम खाएंगे ना तुमको खाने देंगे वाली हाल है कि भाई बर्बाद कर देंगे और उस जगह का उपयोग कहीं नहीं होगा। भारत विश्व के मानचित्र से कहीं ना कहीं एक देश को नुकसान पहुंचेगा और रेडिएशन के चलते लाखों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ये तो एक पागल व्यक्ति ही इस तरह की सोच रख सकता है, मैं तो यही कहूँगा। अब जो भी देश इस पर कारगर हो, अब जान पर बना है तो अलग बात है, पर यहाँ तो एक मामला जो है ना वर्चस्व की लड़ाई की है, क्षेत्र विस्तार की नीति की है, जो रशिया और चाइना अपने क्षेत्र विस्तार की नीति को अपना रहा है। रशिया बेहतर जानता है कि जब तक वो अमेरिका को नहीं उलझाएगा वो यूक्रेन को पूरी तरीके से नहीं हथिया सकता, और इसी के चलते अब देखिएगा रशिया पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा जमाने की अपनी नीति में कारगर होता हुआ आपको दिख रहा है। पर यहाँ पे जो तुर्की है, वो तुर्की चाइना के साथ ऑलरेडी मेरे कैलकुलेशन में मीटिंग कर चुका है। इस मीटिंग में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है वो है पाकिस्तान। जब युद्ध की बारी आएगी, ये कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ हमारे बीच में तनातनी हुआ, हम देख लेंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। नहीं, चाइना अच्छी तरीके से जानता है कि ऐसा करने से भारत भी समर्थ है। उसको जरा सा मौका मिल गया तो वो रिटेलिएट करेगा, पलटवार करेगा। इसलिए यह युद्ध बहुत ही तीव्र और अचानक होने वाला है। निश्चित तौर पे भारत में दो चीज़ें काम करती हैं, आप इसे माने या ना माने। पहला, भारतीय सेना, गर्व की बात है, मैं गर्व करता हूं अपने भारत की सेना पर, क्योंकि अद्भुत क्षमता है और उस अद्भुत क्षमता को भी अद्वितीय शक्ति जो प्रदान हो जाती है। जहां कहते हैं कि अब लग गया कि अब भारत की सेना कहीं ना कहीं फंस जा रही है और लग रहा है कि क्या विकल्प निकलेगा, आप यकीन मानिए जिस भगवान, जिस देवी देवता की हम उपासना करते हैं वो भी इनडायरेक्टली मदद करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत की सेना को परास्त करना इतना आसान काम किसी भी देश के लिए नहीं है, क्योंकि उनके साथ में उनके इष्ट, उनके देवी देवता का आशीर्वाद है। इसके चलते ही भारत विश्व विजयी बनता है, कहीं किसी भी देश से टक्कर लेता है, हारता नहीं है भारत। और आगे भी मैं आगे की बात कंप्लीट करने से पहले आपको क्लियर कर दूं, क्षति दिखती है मुझे, पर हारेगा नहीं भारत, और ना भारत को वापस कोई कब्जा कर सकेगा, यह चीज़ नहीं है। परंतु उसी साजिश के तहत चाइना बांग्लादेश से बात करके वापस बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाना चाहता है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाते हैं तो वो जो रूट है वो क्लियर हो जाएगा, बॉर्डर एरिया क्लियर हो जाएगा और वहाँ से भारत को घेरना आसान होगा। अब भारत में यदि आप सीधे बीच से कहीं से एंट्री लेते हैं, कहीं बीच से एंट्री लेते हैं, तो आप समझिएगा कि ये एक असंभव वाली प्रक्रिया है। भारत पर हमले के दो ही तरीके जो है ना हो सकते हैं, या कोई अचानक से हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे भीषण हथियार के द्वारा भारत पर दाग दिए जाएं, जो जल्दी कोई नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसे भीषण नरसंहार तो होगा, परंतु भारत के पास एक मौका रहेगा कि वो तुरंत पलटवार कर दे उस देश पे। और भारत के पास में ऐसे जो है ना एंटी मिसाइल सिस्टम भी हैं जो कि उसको नेस्तो नाबूद कर देते हैं। तो वैसे में जो देश हमला करना चाहता है, चाइना, पाकिस्तान और टर्की, तीनों का जो समीकरण बन रहा वो फेलियर हो सकते हैं। इसलिए भारत पे हमले का दो ही रास्ता है, और ये दो रास्ता है बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, जो मणिपुर का जो एरिया है जिसे चिकन नेक कहते हैं, जो बार बार बांग्लादेश हड़काने की कोशिश करता है कि चिकन नेक ले लेंगे, चिकन ले लेंगे। मौजूदा दौर में भारत सिर्फ ये देख रहा है कि बांग्लादेश की औकात क्या है, परंतु बांग्लादेश तो है ही नहीं कहीं इस समीकरण में। बांग्लादेश तो महज एक छोटा सा बच्चा है, समझ लीजिए, जिसकी ना कोई औकात है ना कुछ है। वो तो अभी आप उसके पॉकेट गर्म कर दीजिए, वो पाकिस्तान में मिल जाएगा, चाइना में मिल जाएगा, जहाँ बोलिएगा उधर चला जाएगा।
तो वो वापस से जो मुल्क टूटा है उस मुल्क को जोड़ने की दिशा में चाइना जिस दिशा में बढ़ रहा है वहाँ पर यह घातक है। तो लग रहा है कि चिकन नेक कैसे कर लेगा, लेकिन चाइना सबसे इसमें जो ब्रेन इस्तेमाल कर रहा है वह तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश है, तुर्की एक ऐसा देश है जो बेवजह भारत से दुश्मनी पाल रहा। और वो एक मतलब जो मेरे कैलकुलेशन में है, मैंने देखा कि वो जिस तरह से अभी चल रहा है ना ईरान और इजराइल में कि बर्बाद हो जाएंगे पर सामने वाले को बर्बाद करेंगे, वो वही मानसिकता तुर्की के साथ काम कर रही है भारत को लेकर के। अब उस मानसिकता के साथ वो जानता है कि कोई देश है जो उसको ये खड़ा समर्थन दे सकता है, तो उसमें वो चाइना है। तो पाकिस्तान से नहीं, पहले चाइना से बात कर रहा है और चाइना से उसकी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और पाकिस्तान ये जानता है कि अगर लड़ना है तो फिर ऐसा कि बर्बाद ही कर सके, नहीं तो भारत अगर पलट करके वार करेगा तो पाकिस्तान का तो बर्बाद होना तय है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदरूनी कलह ऐसे हैं, सिस्टम ऐसे हैं कि वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। भारत को ज़रूरी है तो उससे उलझने की बजाय अपने जो क्षेत्र हैं, अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बॉर्डर्स एरिया हैं, वहाँ पर अपने सैन्य बल को बढ़ाएं और जो एम्युनिशन और जो ताकत अभी हमला में लगा रहे हैं उसको अपने सुरक्षा के लिए तैयार करें, क्योंकि पाकिस्तान का तो औकात ही नहीं है, उसके पीछे खड़ा चाइना सारा खेल खेल रहा है। तो पहला ये जो मणिपुर का जो है, असम का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र के जरिए चाइना, तुर्की और पाकिस्तान हमला कर सकते हैं। और वही दूसरा क्षेत्र जो बंगाल है, वो बंगाल के चलते, जैसे मैंने 2 वर्षों पहले भी मैंने इस चीज़ को खुले मन से कहा था, तो मैंने उसमें कहा ही था कि बंगाल का जो समुद्र से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, क्या नाम है, देखिए मैं भूल रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा और ऊपर वो डेंजरस क्षेत्र, वहाँ से इनकी एंट्री होती दिख रही है वो समुद्री क्षेत्र से। और वहाँ से अगर एंट्री होती है तो पश्चिम बंगाल में इसकी तैयारी बहुत पहले से हो चुकी है। बहुत सारे घुसपैठिए आतंकवादी आप मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ से मौजूद हैं, एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। अरुणाचल का जो क्षेत्र है, आप अरुणाचल के लोगों से यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपके समर्थन में खड़े होंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो एक कहते हैं ना कि हमारा बिल्कुल मतलब जैसे अब आपका मान लीजिए दिल्ली है, अब दिल्ली है तो दिल्ली का मुंबई अलग एक क्षेत्र होता है, भाषा अलग होती है, वहाँ से चले जाए यूपी एक अलग आ जाता है और अरुणाचल बिल्कुल अलग चला जाता है, असम बिल्कुल अलग चला जाता है। तो ये जो क्षेत्र में जो बटी हुई चीज़ें हैं ना, इसे यदि बहुत जल्द भारत जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया या वहाँ कोई भारी अपनी सुरक्षा बल को तैनात नहीं करता है, तो ये 2 सेंसिटिव क्षेत्र हैं जो भारत में इन करना लगभग तय है। और अगर ऐसा इन होता है तो भारत को भी बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। पर अंतोगत्वा युद्ध पर विजय भारत ही होगा, क्योंकि भारत को वैश्विक गुरु बनना है। अब आपका यह प्रश्न हो सकता है कि शायद इससे बड़ा कुछ हो जाए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आने वाले 50 वर्षों का मैंने कैलकुलेशन किया है। अगर मैं 50 वर्षों के कैलकुलेशन में ये देख पा रहा हूँ कि भारत सुदृढ़ता के साथ खड़ा है, विश्व में एक जो विकास का जो खंड है, जो तेज़ी से विकास हो रहा, वो 100 गुना तेज़ी से विकास होने वाला है, तो फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि कोई ऐसा परमाणु बम फूटेगा और जो पूरी धरती को तबाही ला देगा। हाँ, उल्का पिंड टकरा सकते हैं, पर उसमें अभी बहुत समय है, वो कई वर्षों के बाद की बात है। अभी जो फिलहाल 4 साल, मीन राशि के जो 2.5 साल हैं और मेष राशि के 2.5 साल जो 5 साल हैं, जिसमें से कुछ समय बीत गए हैं, या 5 साल ही बहुत डेंजरस है। इन 5 साल में सिवाय जनसंहार को आप देखेंगे ही देखेंगे। कैलकुलेशन के बहुत सारे मायने होते हैं, एक कैलकुलेशन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं छोटा सा एक उदाहरण बीच में देता चलूँगा। शनि अभी मीन राशि में है, पहले राहु मीन राशि में थे, अभी जस्ट मीन राशि के बजाय कुंभ राशि में अब राहु का प्रवेश हो गया है और शनि जो कुंभ राशि में थे वो मीन राशि में चले गए हैं। ये जितने भी मिसाइल अटैक्स हैं या प्लेन क्रैश हैं, इसका कारण मंगल केतु नहीं है, इसका कारण है पहले उसको कनेक्ट करने के लिए ये वायु तत्व की राशि कुंभ राशि है।
कुंभ राशि हवा को दर्शाता है, राहु धोखे का कारक है, राहु आकाश का कारक है। तो वहाँ पर आकाश में उड़ने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, चाहे पंछी ही क्यों ना हो, पंछी हो, मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, जो भी हो, वो सब इस राहु के गिरफ्त में आ गए हैं। और उससे ठीक समसप तक जो मंगल केतु बैठा हुआ है वो उसे खींच करके लाकर जमीन पर पटक कर जो है ना टुकड़ों में बांट देगा। सिंपल सा समीकरण पहला ये समझ लीजिए। दूसरा, मीन राशि में शुक्र जो आपके वैवाहिक सुख का कारक है, शुक्र जो आपके भौतिक सुख का कारक है, शुक्र जो आपके सेक्सुअल प्लेजर का कारक है, शुक्र जो हर तरह के सुख सुविधा, आपके अच्छे वस्त्र, आभूषण, है ना, जितनी भी प्लेजर की चीज़ें हैं सबका कारक है, वो मीन राशि में उच्च का होता है। वहाँ वो कंफर्टेबल जोन में होता है। तो शुक्र का जो कंफर्टेबल जोन है वो पिछले लगभग 18 महीने से राहु की उपस्थिति के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि जो स्त्री तत्व का जो एलिमेंट है वो बहुत बढ़ रहा है, आभूषण के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, श्रृंगार की चीज़ों के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, कपड़ों के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप देंगे ना वो एक बूम की तरफ राहु की वजह से गया। और यही वो कारण है कि जहाँ बहुत सारी प्रेमिका, पत्नी और लिव इन में रहने वाले लोगों ने, स्त्रियों ने, शुक्र स्त्री का कारक है, कहीं ना कहीं साथ रह रहे हैं जो उनके पति हो, प्रेमी हो, उनकी हत्या का कारक बने, क्योंकि शुक्र वहाँ जाकर के अब अनकंफर्टेबल होता जा रहा। तो शुक्र पत्नी का भी कारक है। और शनि एक वैरागी प्लैनेट है, वैधव्य का कारक है, जो मीन राशि में गया। तो आप इसे ऐसे समझें कि एक बड़े पैमाने पर स्त्रियों का सुहाग उजड़ने वाला है। कैलकुलेशन का ये भी पार्ट को समझिए, मैं कहाँ कहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ। तो जब शनि बहुत बड़े पैमाने पर वैवाहिक स्त्रियों के सुहाग पर या उनके प्रेमी पर खतरा बना रहा है, दैट मीन्स कि बहुत अधिक नरसंहार, जो मैंने जनसंहार कहा था, वो बहुत अधिक उसमें नरसंहार होंगे, क्योंकि वो शुक्र इफेक्टेड होने वाला है। अब किसी का पति नहीं रहा, मेल प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो स्त्री हर तरह से इफेक्टेड होगी। एक इंसान महल बना करके रखा है, एक बम गिर गया, खत्म हो गया, उसका भौतिक सुख चला गया, शुक्र डिस्टर्ब। एक इंसान चला गया, पति पत्नी का जोड़ा में से एक, फिजिकल प्लेजर खत्म हो गया, शुक्र डिस्टर्ब। आप समझिए कि कैलकुलेशन में अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार होने जा रहा, तो कहीं ना कहीं वो शुक्र डिस्टर्ब, अगर स्त्री डिस्टर्ब है तो नरसंहार हो रहा, मतलब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जनसंहार होना तय है। भौतिक सुख सुविधाएं आने वाले लंबे समय के लिए बहुत बड़ा, कई जगहों पर जहाँ जहाँ युद्ध की स्थिति होगी वहाँ डिस्टर्ब होने वाला है। कच्चे तेल के, क्रूड की जो ऑयल की कीमत मैंने पिछले साल बताया था कि बहुत तेज़ी से अचानक भागने वाले हैं, अभी कुछ नहीं भागा, अब भागेगा। परंतु चिंता मुक्त में चलते चलते वीडियो को ख़त्म करने से पहले बहुत आसानी से आपको चिंता मुक्त करता चलूं। आप निश्चिंत रहें कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत में रहने वाले लोगों को फ़िलहाल पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने 50 साल का, जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है, पेट्रोल और डीजल का वैकल्पिक निकलने वाला है। इनफैक्ट निकल चुका है। जो आप सोच रहे हैं कि सोलर सिस्टम है या बैटरी के द्वारा जो गाड़ियां चलेंगी, मुझे वो नहीं दिखता है। मतलब कुछ ऐसा दिखता है जैसे 400, अभी अपने कार खरीद रहे, 400 से 500 किलोमीटर चल रहा, ये मुझे दिखता ही नहीं है। मुझे एक हाइपरसोनिक जिसे कहते हैं ना, क्योंकि एटॉमिक युग की तरफ बढ़ रहा है। इसमें जो 3 प्लैनेट जिसका जिक्र मैंने कभी नहीं किया है, नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, इसे भी आप गणना करके देखें। एक यूरेनियम युग की तरफ बढ़ रहा है। यूरेनियम बहुत फास्ट काम करता है और बहुत तेज़ी के साथ करता है। आज आप बुलेट प्रूफ ट्रेन को जान रहे हैं, आने वाले समय में संभवतः वो आने वाले आप समय में देखेंगे, मतलब 50 साल की अगर गणना करूं तो इन 50 वर्षों में शायद आपके पास में कार चलाने के लिए ड्राइवर नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम होंगे। शायद आप सड़कों पर ट्रैफिक फेस करते हुए नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि धरती के जितने लेयर हैं उस पर आपके वाहन काम करेंगे। ह्यूमन सोर्स से चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या का आने वाले समय में ह्रास होने वाला है। ऐसे में बॉर्डर की सुरक्षा भी, जैसे इजराइल का अभी बॉर्डर का सुरक्षा जितने भी जो है ना रोबोट करते हैं, उस तरह से रोबोट सिस्टम करने वाले हैं,
हमला बहुत बाद की चीज़ है। चंद्रमा और मंगल से लोग प्लैनेट पर जो है ना अपने कनेक्ट होने वाले हैं। जो एक सपना है वहाँ रहने का, वो अलग एक प्लैनेट के थ्रू दिखा रहा है। भारत एक अलग लेवल पे जाने वाला है, विश्व एक अलग लेवल पे जाने वाला है। और इसमें चूंकि बड़े बड़े देश बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं, वैसी स्थिति में भारत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। आज भी भारत सबसे तेज़ी के साथ विकास कर रहा है और यही बात कई देशों को खटक रही है। चाइना जानता है यदि भारत बढ़ गया तो उसके अस्तित्व और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए खतरा हो सकता है और वो अपने क्षेत्र विस्तार की नीति में सफल नहीं होगा। इसलिए चाइना भारत को सबसे पहले अंकुश लगाना चाहता है, उसको क्षति पहुंचाना चाहता है ताकि इसके विकास को रोका जा सके। पर चाइना की भूल है, क्योंकि आने वाले समय में जो चाइना के जो अभी नाम मैं उनका भूल रहा, जो चाइना को अभी राष्ट्रपति है वहाँ की, कि वहाँ भी जो है, मैं आपको बता दूं कि ये जो तानाशाह की नीति है ये भी खत्म होती जा रही है। रूस में तानाशाह की नीति खत्म हो जाएगी, चाइना में तानाशाह की नीति खत्म हो जाएगी, डेमोक्रेटिक रूल होंगे और लोग एक दूसरे पर हमला करने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि उस समय हमले का केंद्र बिंदु एक दूसरे के देश नहीं, बल्कि आज जो हम चंद्रमा या मंगल पे जा रहे हैं, और आपने शायद आपको अजीब लगे सुनने में, पर जिस एलियन की आपने कल्पना की है, कभी सुना है आपने कि हाँ ये जो है आपका यूएफओ आ गया, ये एलियन आ गए, वाकई में इनसे सामना होने वाला है। और उनसे सामना होना ही ये बताता है कि यह विश्व कितने उन्नत हथियारों और उन्नत सृष्टि की तरफ विकसित हो रहा है, जहां हम डिपेंड ये पेट्रोल और डीजल पे नहीं होने वाले हैं, जहां ये हवाई जहाज फ्यूल पे नहीं चलने वाले हैं कि इस फ्यूल पे डाल दीजिए और चल जाएं। हज़ारों किलोमीटर की यात्रा आप घंटों में तय करने वाले हैं। अब आप उस युग की कल्पना कर सकते हैं, और जब वो युग दिखता है, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन की आप कल्पना करके देखिए, मैंने कहा ना कि जो नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस है, इनको भी आगे बढ़ा करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि पूरी सृष्टि बदल जाएगी। महज 5 सालों में यह बदलाव आपको दिखने लगेगा। शनि जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, पूरी तरह से जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ एक एक करके आपको घटनाक्रम घटित होने लगेगा। ये शनि का वृषभ से पहुँचने का पहले का ही संघर्ष है। अभी हमला और मृत्यु का योग बना हुआ है। जो आने वाले 4-5 साल, जो मैंने कहा कि ये 2.5 साल बहुत घातक हैं, उसके बाद के जो 2.5 साल है, मतलब 2 साढ़े 4 साल आप पकड़ लीजिए, उसके बाद के जो 2-2.5 साल है, वो तेजी के साथ पूरी सृष्टि के समीकरण को, पृथ्वी के समीकरण को तेज करेंगे, बदल के रख देंगे। और वहाँ के बदलाव के बाद जैसे शनि वृषभ राशि में जाएगा, एक नई उत्पत्ति सृष्टि की और होगी, और सृष्टि, पृथ्वी एक नई दिशा की तरफ बढ़ चुका होगा, और इतनी तेजी से विकास होगा कि जैसे शनि वृषभ के बाद मिथुन में जाएगा, आकस्मिक और अत्याधुनिक चीज़ों के साथ में और बहुत तेजी के साथ में मरकरी विस्तार करेगा, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की है। वापस वो आते आते ऐसा नहीं है कि युद्धखंड टल जाएगा, हो जाएगा, बर्बादी भी साथ साथ, कहते हैं कि विकास के साथ विनाश भी होता है। वापस जब शनि तुला राशि में जाएगा आपको दिख जाएगा, क्योंकि तुला राशि वापस, जैसे शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, वैसे शुक्र तुला राशि में स्वगृही होता है। तो जब शनि तुला राशि में पहुंचेगा, वहाँ फिर कालखंड गड़बड़ाएगा, फिर वो जो मौजूदा स्थिति पर मैं बता रहा हूँ, नरसंहार की स्थिति फिर वहाँ दिखती है, और उसके बाद वृश्चिक में आएगा, फिर एक पूरी तरह से बदलाव की तरफ जाएगा। लेकिन जो मौजूदा रिसोर्सेस हमारे पास में हैं, वो भारत हो चाहे वैश्विक स्तर पर कोई देश हो, वो सारे रिसोर्सेस आने वाले रिसोर्सेस के सामने तुच्छ और बौने साबित होंगे। आने वाले समय में हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ों से, अपने आसपास के प्रकृति से ऐसी ऐसी चीज़ों से हम लोग जनरेट कर पाएंगे चीज़ों को, जिसकी कल्पना आज की डेट में हम लोगों ने सोचा ही नहीं है। आप महज 5 साल रुक जाइए, 5 साल के बाद में धीरे धीरे देखिएगा आविष्कार की क्या नीति बनती है। ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, अभी मंगल सिंह में है, फिर कन्या में जाएगा, तो ये जो आपका 45-90 दिन का जो 3 महीने का समय बन गया, 3-4 महीने का जो समय आपको जो बन रहा है, इन 3-4 महीने के समय में, 5 महीने के समय में आप देखेंगे कि हमला बहुत ज़्यादा होता जा रहा, क्योंकि इसके समीकरण इस तरह से बन रहे हैं। उसके बाद में 6-8 का संबंध बन जाएगा, तो षडाष्टक का संबंध बन जाएगा मंगल का। तो ये 3 जो राशियां हैं, सिंह, कन्या, तुला, ये तीनों राशि तक ये हमला, ये युद्ध वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं चलते रहेगा। लेकिन
तृतीय विश्व युद्ध का केंद्र बिंदु ईरान नहीं है। टॉपिक मैंने बहुत सारे टॉपिक पर जो है ना मैंने कवर करने का प्रयास किया। खैर वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आज चाह के भी प्रिंट आउट मैंने निकाल कर रखा था आपके प्रश्नोत्तरी के लिए, पर फिर किसी दिन, अन्यथा ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि शायद मैं अब उसका फिर किसी दिन मैं जो है ना जवाब देने का प्रयास करूँगा कि आपके जो भी इसमें प्रश्न हैं। पर मैंने कंप्लीटली कोशिश किया कि जो भी आपके प्रश्न है उसका मैं आपको उत्तर दे सकूं और समझा सकूं कि आने वाले मौजूदा दौर में किस तरह से घटनाक्रम घटित होने वाली है। मंगल एक हिंसक प्लैनेट है, केतु के साथ विध्वंसकारी स्थिति बना रहा है। मंगल शनि के साथ जुड़ेगा, शनि जल तत्व के राशि में है, तो लिक्विड समुद्र का क्षेत्र और तेलीय जो जितने भी तेल के जो कुएं हैं जो भी हैं उसमें एक भीषण तबाही आपको देखने को मिलेगी। और मंगल वापस जब तुला राशि की तरफ बढ़ेगा, षडाष्टक में बढ़ेगा, और यही मंगल केतु आपको भूकंप की तरफ भी धकेल रहा है। मंगल केतु भूकंप के लिए भी जिम्मेदार है और आने वाले आप समय में देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पे भूकंप और प्राकृतिक आपदा से भी बहुत सारे जगहों पे नुकसान हो रहा वैश्विक स्तर पे। बारिश अतिवृष्टि की तरफ बढ़ रहा है, हिमखंड पिघल रहे हैं। अतिवृष्टि की तरफ बारिश होना जमीन को नरम करके वापस से एक भूस्खलन, भूधसान और गर्भ में जिस तरह से एक ऊर्जा का जमा हो रहा वो बड़े पैमाने पर भूकंप को भी दिखा रहा है। उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। यदि कहीं इसमें कुछ छूट गया हो या आपको लगता हो कि उसका भी प्रश्न का उत्तर मुझे देना चाहिए या उस सब्जेक्ट पर मुझे और अधिक डीपली विश्लेषण करना चाहिए, तो मुझे ईमेल के द्वारा सूचित करें। निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा कि अपने कैलकुलेशन में नेक्स्ट सेशन में उसे शामिल करूं और आपके समक्ष लेकर के आऊं। आपको वीडियो कैसा लगा निश्चित तौर पर मुझे बताएं। आपके ईमेल के इंतज़ार में आपका अपना सुमित। इति शुभम। नमस्कार।